नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। संभल की घटना यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी से लेकर ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि संसद में अखिलेश यादव ने संभल वाली हिंसा पर ऐसी ऐसी बातें कही जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। तो सुना आपने किस कदर अखिलेश यादव संभल वाले मामले पे साफ साफ कह रहे हैं कि संभल में भाईचारा को गोली मारने का काम हुआ है। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, विवेक पांडे जी, प्रवक्ता आरएलडी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं धर्मेंद्र जी से लेना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि संभल में भाईचारे को गोली मारा गया है। गंगा जमनी जो तहजीब है उससे खत्म किया गया है कहीं ना कहीं। देखिए, सभा जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संसद के अंदर वही बातें उठाई जो उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के ऑफिशियल्स उसको कवर अप करना चाहते थे, जो उसको ढक के रखना चाहते थे, वो बातें बाहर ना आए। सच है, देखिए पूरा देश जान रहा है कि 19 तारीख को ही इलेक्शन के जस्ट बाद इलेक्शन में 150-200 से अधिक वीडियोज आए, किस तरह से वोटिंग कराई उपचुनाव के अंदर, किस तरह से लोगों को निकलने नहीं दिया गया, किस तरह से ऑफिसर्स और सरकार के इशारे पर वोटों को रोक करके खुद से उन्होंने मशीनों में एक आदमी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कुछ चिन्हित लोगों के माध्यम से वोट डलवाए। उसको किनारे करने के लिए, उस पर चर्चा मिटाने के लिए 19 तारीख को ही प्लान्ड वे में रिट होती है। और वो रिट देखिए कितना अन्याय और अत्याचार हुआ कि रिट में तमाम एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, इसके संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था। लेकिन दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बजाय सीधे का सर्वे का ऑर्डर माननीय न्यायालय द्वारा कर दिया जाता है। और तो और तमाम न्यायालय के आदेश हैं यहाँ के, वो तो जूनियर डिवीजन का आदेश था, इसके सिविल कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के कंप्लायंस के लिए कंटेम्प्ट कोर्टों में पार्टीज को जाना पड़ता है। तमाम लोग जाते हैं, साहब आपका ऑर्डर कंप्लायंस नहीं हो रहा है, उसके बाद भी सरकार सुनने को मानने को तैयार नहीं होती। इसकी हजारों केसेस हैं। लेकिन देखिए क्या तैयारी थी, कोर्ट से ऑर्डर होता है और शाम को ही सर्वे के लिए कलेक्टर, कमिश्नर और कप्तान जो भी ऑफिसर्स थे कंसर्निंग, सब लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट का ऑर्डर था, लोगों ने कोऑपरेट किया, मस्जिद प्रशासन के लोग, जो मुतवल्ली और जो वहां के मौलाना साहब है, सबने सहयोग किया। और जब आपका संपन्न हो गया और चीजों कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ये बात सरकार को हजम नहीं हुई, न प्रशासन को हजम हुई। काउंटिंग के तुरंत बाद फिर दोबारा पहुंच गए और जब एक बार सर्वे कोर्ट के ऑर्डर से हो गया था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत है ये डिफाइन करना चाहिए था। ये पूछने का सबको अधिकार है। उसके बाद भी लोगों ने कोऑपरेट किया और सर्वे हुआ। और अगर कुछ लोग ये सवाल पूछना चाहते थे तो प्रशासन को बजाय उनसे मारपीट करने, गाली गलौज, धक्का देने स्थानीय लोगों को, उनको बताना चाहिए था कि एक न्यायालय के आदेश के क्रम में हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत कूलनी बात हो सकती थी। लेकिन चूंकि प्रशासन तैयारी से बैठा था कि हमको दंगा कराना है, हमको भीड़ इकट्ठा कर, भीड़ पे फायर करनी है, भीड़ पे जो प्लांट वे में एक बड़ा इशू क्रिएट करना है जिससे तमाम जो बुनियादी सवाल है उससे उनके हट जाए, उनका ध्यान, लोगों का ध्यान हट जाए, उस पर बहस खत्म हो जाए। और प्रशासन ने वही किया।
जी ठीक है धर्मेंद्र जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी दीपक सोनकर जी का। दीपक जी, साफ तौर पे सपा की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो संबंध में घटना हुई है ये सोची समझी साजिश है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर दीपक जी, जी यस यस यू आर ऑडिबल, जी बोलिए। समाज जी की साजिश है या कुछ ऐसे अराजक तत्वों ने मिलकर के कुछ हमारे युवा भाइयों को डाइवर्ट करके उनका तुष्टिकरण करने के नाम पर, धन के नाम पर भटकाने का काम किया है। ये सारा कुछ न्यायिक थीम है। मैं उसकी 4 बिंदु पहले मैं वो रख देता हूँ, सारे बिंदु में उसको जवाब दूंगा। उसके बाद अपनी बात को 3 लोगों की नायक आयोग की कमेटी है जिसमें देवेंद्र कुमार ओवैसी जो विधायक हाईकोर्ट के जज है, अनिल कुमार जैन जी जो डीजीपी है, वो भी इसमें, और अमित मोहन दीपक जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। ठीक आ रही है आपको? जी बोलिए। हेलो, जी जी बोलिए दीपक जी। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? जी और उन सब बिंदुओं पर जांच होगी, बिंदुओं पर जांच होगी कि हिंसा अचानक क्यों हुई, सुनिश्चित तरीके से हुई या किसी आपराधिक साजिश का परिणाम था। और ये अगर कोई हिंसा हुई तो केस आधार पर एक अचानक से कैसे होकर के साजिश कर दी गई, या कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पुलिस प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्था करी, उस पर भी जांच होगी। उन कारणों का पता लगाया जाएगा जिन कारणों पर ये दंगा हुआ या बड़ी घटना हुई, तो पूरी जांच को सारी चीजों को जवाब। मगर मैं एक बात और कहूँगा, मैं अभी आदरणीय अपने समाजवादी पार्टी के समाज के आग्रह करके शायद इन्होंने जो लगातार मीडिया दिखा रही है, जो मीडिया में हम सब लोगों ने देखा है, ये भरे हुए सड़कों पर पत्थर, तो 60 से ज्यादा जो पत्थर निकलने वाले, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिपोर्ट चलिए ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दीपक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मैं कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। सुधा जी, जिस तरह की घटना संभल में हुई और अब इस तरह का बवाल भी मच रहा है, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में भाईचारा को गोली मारा गया, इसके बाद से और भी बयानबाजी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सभा जी, अखिलेश जी नहीं, इस देश के संविधान कानून को समझने वाले बुद्धिजीवी वर्ग या फिर इस समाज को अच्छी तरह से अपने देश को समझने वाले हर व्यक्ति का यही कथन है। आपको नहीं लगता है कि अगर उस घटना को रोक सकते थे तो रोक सकते थे? जिस तरह से जानबूझ के, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर रोक लगाया और अगर आप जान भी लेंगे, मैं कहती हूँ अगर आप जान भी लेंगे कि नीचे क्या है, तो जब आपके पास एक संविधान में नियम है कि हम अपने 1947 के पहले जो भी धार्मिक चीजें हैं उस पे हम नहीं कर सकते कुछ, तो आखिर उद्देश्य क्या है? आप बताइए सभा जी। जिन चीजों के जानने के बाद आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको इस तरह किया जाना क्या दिखाता है? क्या ये असल में हमारी जो हमारी सामाजिक सहिष्णुता है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष होके जो हमारा बंधुत्व के भाव है, जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, आखिर उनका बेस कैसे हम क्या नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हम विश्व बंधुत्व की बात ही कहाँ करेंगे? हम अपने देश में बंधुत्व नहीं ला पा रहे हैं। हम अपने देश के उस आधारभूत ढांचे को, जब देश स्वतंत्र हुआ होगा, सोचिए उस समय कितनी दिक्कतें देश में थी। जो जानकार लोग थे, जो इस देश को स्थायित्व देना चाहते थे, उन्होंने इसीलिए इन नियमों को जगह दी। इन नियमों को इसलिए रखा गया कि इस देश में अगर यही सब होता रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये जो मूलभूत चीजें थी जिनको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, उसकी जरूरत देश को थी और वही काम किए गए। अचानक से हम ये आदिम युग में क्यों जा रहे हैं? धर्म के झगड़े, जमीन के झगड़े, न जाने किस किस के झगड़े, इसको करने की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? और अगर ये हो रहा है तो ये दिखलाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे असामाजिक लोग हैं जो समाज के ताने बाने को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, थोड़ा लेट ही आया, लेकिन आया तो कम से कम। अगर कुछ दिन पहले आ गया होता तो शायद संभल में 5 लोगों की मृत्यु हो, कोई भी हो, जिनकी भी मृत्यु हुई है वो नहीं होती, क्योंकि अपने देश का संविधान कहता है अपराधी हो, कोई उपद्रवी हो, दोषी हो, निर्दोष हो, उसको संविधान के तहत
आपको दंड देना है, तो वो लोग कोई भी रहे हो, जैसे भी उनको लगी गोली, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर उनकी मृत्यु हुई है और संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, तो इसका मतलब संविधान का उल्लंघन हुआ है इस देश में। करने वाले लोग भी जानते हैं, जो उसके कारण बने वो भी जानते हैं, उसके बावजूद ये प्रश्न हमसे नहीं, उनसे पूछिए जिनके हाथ में सत्ता है, शासन है, प्रशासन है और जवाबदेही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लोग कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए इस राजनीति पे और ऐसे लोगों पे जो इस देश के उस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चलिए सुधा जी, ठीक है, दीपक जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी भी हमारे साथ बहुत देर से हैं, तो उनसे पहले सवाल लेना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी से। सर, क्या लगता है आपको, अगर संभल की घटना की बात करें तो इसे राजनीतिक रंग देना कितना सही है? अब देखिए, राजनीतिक रंग तो है और इसके लिए ये पूरा मामला हड़बड़ी में हुआ। जी। जैसे जिस हड़बड़ी में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, तो एक तरफा आदेश इस तरह नहीं होते। भाई कोई इमरजेंसी होती तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करती है, वरना अगली पार्टी को सूचती है। तो 19 तारीख को मुकदमा दाखिल हुआ, 19 तारीख को उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि आप सर्वे कर लीजिए और फिर उसी दिन टीम पहुंच भी गई। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां मस्जिद के नीचे कुछ ऐसा हो गया कि अगर तुरंत लोग नहीं पहुंचेंगे सर्वे वाले तो पता नहीं क्या देश में इधर से उधर हो जाएगा। दूसरे दिन फिर गए वो लोग, और जब दंगा हुआ तो प्रशासन कह रहा कि साहब दंगा इन लोग प्रायोजित किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि सड़कों पर या घरों की छतों पर पत्थर कहाँ से आए, इतनी जल्दी कैसे सब हो गया? जाहिर है पहले से कुछ तैयारी हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये तो वहां की इंटेलिजेंस को देखना चाहिए था। और फिर कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्टे कर दिया कि नहीं, अब आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और इससे भी लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मतलब बेनिफिट लेने के लिए किया गया काम था, क्योंकि उसके बाद अजमेर शरीफ में भी एक एप्लीकेशन दे दी गई वहां की कोर्ट में कि साहब यहाँ भी हमको खुदाई की अनुमति दे दी जाए। अब वो कहते हैं भाई साहब अपने चंद्रचूड़ साहब थे, वो एक कुछ हल्ला छोड़ गए, क्योंकि जो 1991 का कानून है उसमें स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति धार्मिक स्थलों की थी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अच्छा, अब छेड़छाड़ नहीं हो सकती, सर्वे आप किस बात का कराएंगे? लेकिन अपना उन्होंने कुछ हल्ला छोड़ दिया कि नहीं, मॉन्यूमेंट्स के मामले में करा सकते हैं, और वो उसका हम देख रहे हैं कि अब क्या दुर्गति हो रही है। तो आप मानिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे पहले तो हम तो कहें चंद्रचूड़ साहब है। उसके बाद जो शहर के जो जिस कोर्ट ने आदेश दिया उनको भी इतना सोचना चाहिए कि वैसी कौन सी जल्दी, जो आपने फटीफट बहुत तेजी से आदेश दे दिया और दंगा हो गया। अब पूरी राजनीति हो रही। जाहिर है समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि इस बात पर वो जो वहां के लोग आहत हुए, मुसलमान आहत हुए, उनके ऊपर मरहम लगाए। और बीजेपी अपना वही पुराना उनका राग है, आयोग भी बैठा दिया है और वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों से वसूली करेंगे जो भी डैमेज हुआ है। तो ये मुझे याद है 2019 में भी इस समय हुआ था। तो बीजेपी दंगा हो गया, किसने किया हम नहीं कह सकते, वो अपना आयोग तय करे। लेकिन ये एक बात ठीक है कि इसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, इसलिए इस मामले पर प्रशासन की पीठ थपथपा रही है और वहां के लोगों को ये कह रहे हैं कि साहब इन लोगों ने दंगा किया है। और सपा और बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। असली बात जो है कि दंगा कैसे हुआ ये पता नहीं कब तय होगा। आयोग, आप जानते हैं कि जिस काम को नहीं करना होता है उसके लिए आयोग बना दिया जाता है, और फिर वो आयोग जो भी रिपोर्ट होती है वो भी कभी कोई सरकार लागू नहीं करती। तो आयोगों का इतिहास है, वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होता है। तो मुझे लगता है इसके लिए अब जो हो रहा है वो शुद्ध राजनीति हो रही। पहले जो हुआ वो हड़बड़ी में लिए गए निर्णय थे, चाहे चंद्रचूड़ ने लिया चाहे डिस्ट्रिक्ट जज ने लिया, जिसने भी लिया। जी चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी दीपक जी का। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप?
अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, देखिए सभा जी। जी, मैं धर्मेंद्र जी को भी सुना, सुधा दीदी को भी सुना और आदरणीय अपने वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी को भी सुना। मैं उसी समय यही बात कर रहा था जिन्होंने नायक कमेटी की बात कही है। नायक आयोग कमेटी 2 महीने में हर तथ्य पर जांच करके उसकी रिपोर्ट सौंपेगी, मात्र 2 महीने। ये सरकार का काम है, सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जो आयोग के 3 लोग हैं वो सक्षम और समृद्ध लोग हैं। देवेंद्र कुमार अरोड़ा जैसे लोग जो पूर्व रिटायर हाई कोर्ट के जज हैं, अरविंद कुमार जैन जी जो पूर्व डीजीपी हैं, अमित मोहन जी। और कैसे माने ये हिंसा अचानक से कैसे हो गई, अचानक से कैसे हो गई, या फिर सुनियोजित तरीके से थी, तो उसमें लिप्त कौन है, कौन उसको संरक्षण देने का काम कर रहा था कि उन्होंने इन अपराधियों को माने उन युवा को भड़काने का काम किया। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि दूसरी बार सर्वे करने की क्या जरूरत थी। भाई किसी भी चीज को न्यायालय के आदेश पर अगर सर्वे किया जा रहा है, अगर कोई बिंदु या कोई पहलू छूटा जाता है तो सर्वे तो दोबारा भी किया जाएगा। जब सर्वे वहां हो रहा था, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी, तब इतनी सारी भीड़ एक साथ कैसे इकट्ठा हो गई। जब बात आई पत्थरों की, ये किस तरीके से लोगों के छतों पर पत्थरों को मिलने का काम किया गया। तो देखिए अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग बिंदु हैं, उन पर सब पर जांच होगी और जो इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, ये निश्चित है। हमारी बहन ने कहा देश को तोड़ने का काम सरकार ने लगातार करने का कार्य किया है। मुझे लगता है दीदी, आप इतिहास उठा करके देंगे, इस अखंड भारत को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सतत लगने का काम किया। किसी को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया, किसी को जाति के नाम पर देश बांटने का काम किया। ये कांग्रेस की लगातार चरित्र में रहा है, उनके अधिकार में रहे, आप उसको जानती होंगी। मगर एक बात ये भी है कि जिस तरीके से ये हिंसा हुई, उस हिंसा में कैसे लोगों ने उन युवाओं को भड़काने का काम किया, कैसे इतने हथियार उनके पास आ गए। हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से देखा था कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ जो चोटिल हुए लोग थे वो बता रहे थे कि हम संभल के नहीं है, हम बाहर से आए थे, हम किसी रिश्तेदारी में आए, हमको बताया गया कि ऐसे ऐसे ये विषय, हम वहां पर चले गए। तो बहुत सारे चीजें पहलू निकल के आ रहे हैं समाजी। ये किस पहलू पर जांच होगी, हर पहलू पर, और निश्चित तौर पर जो इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था सुशासन को फॉलो कराना है, पालना कराना है, और कैसे कानून व्यवस्था बनी रहे, कैसे कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश सजग सतर्क है। और 2017 से लगातार जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, कोई भी अपराधी, कोई भी दोषी उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है दीपक जी, सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता से जवाब ले लेंगे, लेकिन आरएलडी प्रवक्ता भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तो विवेक जी से पहला सवाल लेना चाहूंगी। विवेक जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाईचारा को गोली मारने की कोशिश की गई है संभल में। नहीं देखिए सभा जी, मंच पे चूंकि सारे विद्वान हैं और सभी की बातें भी आ गई, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जब जुडिशियल प्रोसेस की बात आएगी तो जुडिशियल प्रोसेस के अंदर जो एविडेंस और फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उन पर भी बात होती है। मुझे एक बात को लेकर के थोड़ा आश्चर्य जरूर है कि कैसे कोर्ट ने सेम डे बिना नोटिस इशू किए और सीधे सर्वे का ऑर्डर दे दिया, बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर कि आपको अपोजिट पार्टी को भी नोटिस सर्व करनी चाहिए, उनको भी सुनने का मौका देना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर भी हूं, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई चूक हुई है तो डेफिनेटली उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डेफिनेटली इस गलती का संज्ञान लेगा, क्योंकि वो गलती एक उग्रता में बदल गई और उसके कारण पूरे प्रदेश का माहौल जो है वो शांति व्यवस्था उसके कारण बाधित हुई है। लेकिन सेकंड एंगल एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात हो रही है उसकी खुद रिव्यू पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही इस समय रिव्यू के प्रोसीजर को फेस कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि निचली कोर्ट ने ऑर्डर दे भी दिया था कि सर्वे करवाया जाए, तो सर्वे करवाते समय जब वजू खाने का पानी निकाला जा रहा था तो ये बात भी सुनिश्चित करना जरूरी है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कि किसने ये अफवाह फैला दी कि वहां खुदाई होने लगी। भाई इस खुदाई के मैसेज के बाद ही जो आक्रोश पनपा और उसके बाद जिस तरीके से एक मॉब आया और उसके बाद जिस तरीके से चिन्हित करके पुलिस लगातार लोगों के फोटो निकाल रही है, लगातार उसमें हथियारों को चिन्हित किया जा रहा है, गोलियां चली वहां पे। देखिए ये एक तो डेफिनेटली बात है, यहाँ पे पक्ष की बात नहीं है, विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को तय करना है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए आज कोर्ट में केस लड़ रही है? नहीं लड़ रही है ना। अल्टीमेटली दरगाह कमेटी ही तो पार्टी बन के खड़ी हो रही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब एजेंडा अपना चलाने लगते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये अब ये उस राजनीतिक आग में रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भाई बीइंग अ पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हमारा काम है कि लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करे। क्या किसी एक पार्टी ने अपील की है? मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि जैन जी से भी इस बारे में जब इंटरव्यू लिया गया था, जैन जी ने ये अपील की थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपका काम है, आपका दायित्व है कि आप जाइए, लोगों को समझाइए
कि अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया है कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, 226 में आपके पास राइट है, उसको रिवीजन में फाइल करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर गलती हुई है तो उस गलती के दोषी हम सभी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि गलती आपकी है, गलती आपकी है। भाई, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो एक जिम्मेदारी है वो एक नागरिक से लेकर प्रशासन के ऊपर मुखिया तक की है। और अगर हम लगातार इस तरह की आग और इस तरह की चुनौतियों से लड़ते रहेंगे तो देश, विकास, मुद्दे, ये सारी बातें हमारे लिए बेमायने हैं। और राजनीतिक दलों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आरोप और प्रत्यारोप में, कटाक्ष में, विपक्ष में, आज अधिवक्ता दिवस है, मैं तो पूछ रहा हूं ना, क्या अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी पीड़ितों के हक में खड़ी हुई है? नहीं हुई है ना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहले आपको तय करनी पड़ेगी। अगर आप इस जिम्मेदारी को तय नहीं कर पा रहे हैं, वे अधिवक्ता सभा सबने बना रखी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय लोकदल में अब बनने जा रही है, लेकिन हम तो बहुत सीमित दायरे में थे, लेकिन अब हम एक्सपेंशन मोड में हम भी बना रहे हैं। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी अच्छे वकील हैं, बड़े वकील हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मीडिया में तो बोल रहे हैं, वो राजनीतिक टिप्पणी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिवक्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक अवसरवादिता यहाँ सामने आ जाती है। भाई, अगर आप पीड़ित की सहायता करना चाहते हैं, उसके हक के लिए, उसके न्याय के लिए खड़े होइए, लोगों को खड़ा कीजिए। आपके पास वकीलों की फौज है। जब बात किसी पर्टिकुलर वीआईपी सेगमेंट के या टॉप प्लेयर की आती है, इनके पॉलिटिकल पार्टीज के, तो एक से एक वकील खड़े होते हैं। लेकिन बात जब संभल की आती है, बात जब कासगंज की आती है, बात जब अयोध्या की, तब इनके वकील नहीं दिखाई देते। ये भी तो एक दोहरा चरित्र है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि अभी हम सबकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा ये है कि हम सारे राजनीतिक दल अपील करें और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उचित कदम है उस पर काम करने की आवश्यकता है। उन्माद से न किसी राजनीतिक दल की राजनीति का उद्देश्य पूरा होगा और न किसी राजनीतिक दल के वोट बढ़ जाएंगे। इससे केवल होगा ये कि भारत की जो एक छवि है वो खराब होगी, वो विश्व पटल पे धूमिल हो रही है और वो लगातार धूमिल हो रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आपका उद्देश्य क्या है। कानून व्यवस्था को लेकर के जनता के बीच में सौहार्द की भावना को पैदा करना, या एक दूसरे पे आरोप लगा करके ये दिखाना, क्योंकि चरित्र और इतिहास तो सबका काला है। अभी मैं कहूं कि कांग्रेस की बात आई, कांग्रेस ने जिस दिन इस देश को इमरजेंसी का चेहरा दिखाया था, क्या उस दिन संविधान खतरे में नहीं था? उस दिन क्या आपने न्याय किया था? भाई, जिस दिन मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, क्या उस दिन न्याय हुआ था? जिस दिन किसानों के ऊपर इस तरह से जवाब ले लेते हैं। जी ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, फिर सीधा रुख करेंगे सुधा जी का। देखिए, दो तीन चीजें हैं सभा जी। हमारे साथी विवेक पांडे जी कुछ जुडिशियल प्रोसेस को कह रहे थे। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने सच कहा कि जुडिशियल प्रोसेस में जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुन लेते हैं तब इस ऑर्डर पास करने की कोई न कोई ऐसी जो नेचुरल जस्टिस है उसके खिलाफ है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए माननीय न्यायालय। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, विद्वान अधिवक्ता है। कोई भी एक्ट जब प्रोविजन प्रभावी है तो उसके रिवीजन केवल डाल देने मात्र से वो निष्प्रभावी नहीं हो सकता है, ये फैक्ट है। आप उसको जो है रिवीजन डाल दीजिए, कहीं किसी चीज पे भी कुछ क्लेम कर दीजिए, तो उससे उसकी ग्रेवियंस, उसकी ताकत, उसका जुडिशियल से वो खत्म नहीं हो जाता है जब तक उसको या रिवोक कर दे या उस पर कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर आ जाए। तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो प्रोसेस में है, उसको जरूर संज्ञान रखना चाहिए। दूसरी बात, दीपक जी पता नहीं फैक्ट से कहां चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथी। सच है, जो संभल में शांति थी, जो भाईचारा था, जो देश का सौहार्द है, जो सनातन की व्यवस्था है, उसको सबको आपने गोली मारने का काम किया। पत्थर कहां से आए? जो जिंदाबाद करते हुए सर्वे टीम के साथ गए, वो पत्थर लेके गए थे। मैंने पहले ही बताया कि पहले दिन जब शांति से सर्वे हो गया तो आप पत्थर मारेंगे। अरे दीपक जी सुनिए, जवाब ले लेंगे। जय श्री राम के आप ठेकेदार नहीं हो, जय श्री राम कहाँ बोलना है? अरे सुनिए दीपक जी, झूठ का तो सारा ठेका आप ही के पास है, दूसरे को बोलने कहाँ जरूरत कहाँ पड़ती है? पूरा ठेका ले रखा। आप सुनिए, अरे सुनिए, तो श्री राम को बीच में लाने से बच नहीं पाओगे जिम्मेदारी से। श्री राम न तुम्हारे हैं न तुम्हारी पार्टी के हैं, श्री राम पूरे देश के हैं, दुनिया के हैं और सारे सनातनियों के हैं, क्यों तुम्हारा कोई नहीं। दूसरी बात, आप दूसरे के प्राइम मिनिस्टर मस्जिद में जाकर के जय श्री राम बोलने के राइट तुमको किसने दिया भाई? भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? क्या आप जाकर के, क्या आपके मंदिर में आकर के कोई कुछ नमाज पढ़ेगा, आप उसको स्वीकार करेंगे? जय श्री राम बोलने का स्थान होता है कि आप जहां दंगा करना वहां जिम्मेदारी लो, स्वीकार करो। पहले दिन शांत पूर्वक सर्वे हो गया, वो आपको उसको स्वीकार नहीं था, इसीलिए आपने
अरे बीच में क्यों बोल रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो? सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए और सुनिए। देखिए हुआ क्यों, ये प्लान्ड वे में जिसने रिट किया वो भी प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी के दोषी हैं। जिन लोग हत्या की उन पर 302 मुकदमा होना चाहिए। और तो और मैं बताऊं सभा जी, ये देखिए उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य कि एक कमिश्नर वहां पिछले 8 सालों से डटा हुआ है, वो भी डेप्यूटेशन पर है, यूपी कैडर का नहीं। तमाम यूपी कैडर के ऑफिसर्स जो अच्छे प्रोमिनेंट ऑफिसर थे, जो लगातार चार्ज पे रहे, अच्छा कार्य संचालन किया, वो यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है। आप बताइए क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है कि लगातार अवैध तरीके से आप उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सटेंशन और उसी मंडल में कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। और वो इसलिए कि उसने एक बार रामपुर एंगल दिया कि किस तरह चुनाव जीता जा सकता है, किस तरह से आपसी सौहार्द बिगाड़ा जा सकता है, किस तरह दंगा कराया जा सकता है, किस तरह से मतों को रोका जा सकता है। उसको स्पेशलाइजेशन है, इसलिए उसको जिम्मेदारी देकर के ये सब कांड के पीछे अगर प्रॉपर जांच हो जाएगी सिटिंग जज से सुप्रीम कोर्ट के, तो सच का दूध पानी पानी हो जाएगा कि इसमें ऑफिसर्स और कौन कौन लोग काकस में है। अचानक रीट हो जाती है, अचानक फैसला आ जाता है, अचानक सर्वे शुरू हो जाता है, फिर अचानक जब ईंटे की इंतजाम, देखिए ईंटे का इंतजाम कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम जगह निर्माण चलते रहते हैं, तमाम गरीब लोग रहते हैं बेचारे, पहले ईंटा खरीद लेते हैं, फिर अगले साल उसकी रोडी बालू की व्यवस्था करते हैं, सीमेंट करते हैं, निर्माण कराते रहते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के दंगा कराने वाली टीम वहां पहुंच गई तो इसमें कुछ असंभव नहीं था। दूसरी बात, सुरेंद्र दुबे जी बड़ी गंभीर बात कह रहे थे, सच है, इसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की है, ऑफिसर्स की है। और ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेकुला कहा जा सकता है, जो तंजूर साहब मौखिक एक ऑर्डर दे दी गए, अरे साहब बिल्कुल ठीक, या तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अवैध कह देते, हटा देते, रिवोक करने के लिए कहते। आप ये कह देना जब उस पर रोक लगाया है 1947 की यथास्थिति रहेगी, आप उसमें सर्वे कराने की का फिर क्या कारण रह जाता है। दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहूंगा, ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करिए। इतिहास की घटनाओं से सीख लेकर के, सबक लेकर के जो आगे बढ़ता है वही राष्ट्र तरक्की करता है, वही नेता उस देश को आगे ले जाता है। जो इतिहास में घटनाओं को बार बार कुरेदता है, तो इतिहास की घटनाएं लिखित अलिखित जब आप करें कबीले युग से लेकर के तमाम राजे रजवाड़ों के युग में जब दूसरे राज का कब्जा होता था, तो तमाम उसके पहले वाली संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास करता था। आप कहां तक खोदोगे? आप बताओ, एक डेडलाइन तय कर लो, ईसा पूर्व तक खोदोगे कि संवत 1000 साल पहले तक खोदोगे, 5000 साल पहले तक खोदोगे, कि तमाम मंगोल से लेकर के कितने आक्रांता आए, क्या उनके देशों में जाके खोदोगे? सच ये है कि सौहार्दपूर्ण इस देश का जो वातावरण, जो हमारे आजादी, अंतिम आजादी अंग्रेजों के खिलाफ हुई, तो अंग्रेजी आंदोलन, अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ जो हमारे नेता थे, जो हमारे आजादी के रणबांकुरे थे, उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, जिस वे में ले चलने की कल्पना की थी, उसको स्वीकार करो। शांति से जो इस देश का नागरिक है उसके साथ रहो, और चीजों को, इतिहास में हुई घटनाओं से सबक लेकर के उसको सजाने संवारने का काम करो। लेकिन आपको सत्ता चाहिए, और देखिए सत्ता क्यों चाहिए? दिल्ली ने इसी रास्ते को, जो सांप्रदायिक और उन्माद का रास्ता था, इसी को स्वीकार करके दिल्ली की सत्ता के लिए। अब उत्तर प्रदेश वाले जब लोकसभा में हार गए, तो डर के आलम यह है कि उसी रास्ते को पुनः इसी तरह के घटनाओं का एक समीकरण, एक खाका तैयार करके और उन्माद पैदा करके सत्ता में बने रहने का कुचक्र है। तो इसको देश और प्रदेश की जनता जवाब ले लेते हैं। जी दीपक जी, अब जवाब दे दीजिए आप। देखिए, हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र भाई ने बहुत सारा विचार अपने हम लोगों को बताया, मगर ये भूल जाते हैं मुजफ्फरनगर के दंगों को, ये भूल जाते हैं मथुरा की उस नरसंहार को, ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के टिप्पणी को, जो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में कैसे धर्म के नाम पर दंगे कराए गए। अरे कुछ अपने कार्यकाल पर दीपक जी बोल दीजिए, आप केंद्र में और राज्य में सरकार है, अपने कार्यकाल, मैंने आप सुनिए तो, आप अपने कार्यकाल कुछ अपनी उपलब्धि बता दे कि आपने क्या किया है, थोड़ी पीछे का। कार्रवाई करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम उन दंगइयों को मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी नहीं खिलाएंगे, जो मुजफ्फरनगर के करेंगे वो मुख्यमंत्री आवास में दावत नहीं खाएंगे। नहीं तो जो दंगा कराने वाले हैं कलेक्टर एसपी को कब जेल भेज रहे हैं? का काम नहीं करेंगे। नहीं, सभा जी इनसे सवाल पूछ लीजिए कि जो क्या है दीपक जी, जो बहराइच में मनाते समय हो रहा है, अरे सुनो, बहराइच में दंगाइयों पर जिन पर FIR उनके घर गिरे, दंगे के रूप में बदलने का काम किया जाता है। सभा जी, धर्मेंद्र भाई, आप तो वो लोग हो जो तो
आतंकवादियों की भी पैरवी करने के लिए तैयार धर्मेंद्र खड़े जी के हो। मुद्दे पे रहते आप हैं, तो आतंकवादियों की एफआईआर वापस करने के दीपक लिए जी पैरवी मुद्दे पे करते रहते हो। हैं, मुद्दे पे अरे भाई रहते हैं। बाबा अपना वही मुकदमा बता रहा खुद हूं ना, वापस ले लिए, उनके आप गुरु का अपने मुकदमा चरित्र को वापस उठा ले करके लिए। देखो। पहले अपने गिलेबान में झांक करके देखना चाहिए कि कहां हमने उत्तर प्रदेश की जनता को किस गर्त में डालने का काम किया, उत्तर प्रदेश को कैसे दंगे में डुबोने का काम किया। ये अरे पहले उस गर्त को भाई देखना 7 साल में चाहिए। अरे किया क्या आपने, दंगाई, कुछ तो कर पाए? अरे संभल सभा की जी, घटना, ये दंगाई, संभल की घटना ये को लेकर के कैसे आप ये लोग दंगाई हम लोगों को दंगे पर ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है सुधा जी, आपने दीपक जी को भी सुना और आरएलडी के प्रवक्ता को भी सुना। इन लोगों का तो साफ कहना है कि कांग्रेस इन सब बातों पे ना बोले, कांग्रेस अपना हाँ बिल्कुल कार्यकाल याद कर ले। बिल्कुल। अगर ये लोग कांग्रेस को याद कर लेंगे और उसके आधार पे काम करने की कोशिश करेंगे तो देश विश्वगुरु कहलाने के आगे नहीं बहुत और पहुंच जाएगा। लेकिन काम तो करें पहले। और अगर जिन जिन चीजों का नाम लिया, मैं बता दूं आपको, जहां आप बैठे हैं इतने शान से, एक चाय वाला तो था कथित प्रधानमंत्री बन सकता है, हमने वो व्यवस्था दी, संविधान में वो व्यवस्था दी। जी नहीं, सुनिए पहले, बीच में मैंने आपके नहीं बोला है, मेरे बीच में बोलिए। मैंने कहा तथाकथित कोई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सके, संविधान की खूबसूरती है, आपको नहीं समझ में आएगी। जी सभा जी, मैं बता दूं इन लोगों को कि जब भी कोई चीज गलत अगर हुई है, मान लेते हैं गलत हुई है, तो क्या आपके लिए इसकी गवाही हो गई कि आप उससे खराब करेंगे? आपके लिए वो गवाही हो गई है क्या? साक्ष्य हो गया है क्या? शर्म आनी चाहिए लोगों को कि जब आप जानते हैं इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी ने स्वयं जनता से माफी मांगी थी और उसके बाद जनता ने उनको माफ करके पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। और कैसी बात करते हैं लोग बैठ के, ये जो बैठ के बातें करते हैं, जनता से इंदिरा गांधी जी का खुद मिलना, बात करना और उसके बाद उनका जीत के आना, ये साबित करता है कि एक व्यक्ति अगर किए गए कुछ बातों पे गलतियों को स्वीकारोक्ति हो और बेहतर करे तो जनता उसको स्वीकार करती है। और ये लोग कब तक कुछ करते रहेंगे? 7 साल 10 साल 11 साल से देश में है। रुपया गिरता था तो मालूम था प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे कि रुपया गिरता कैसे है, मुझे मालूम है, सरकार चलाता हूं। अब नहीं मालूम है। देश में रोजगार कैसे आएगा, कैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, कैसे रोजगार की चीजें बनेंगी, सब मालूम था। लेकिन जैसे सत्ता मिली सब भूल गए। और धनी कौन हो रहा है? उनके दोस्तों की बात चल रही है, दोस्तों की बात कर लो तो बात करने नहीं देंगे। तो दिक्कत यहाँ पे इस बात की कि इन्हें काम नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर किसी ने गलत किया है तो आप उस गलती को सुधारने के लिए बैठे हैं, गलती दोबारा करने के लिए नहीं कि एक गलती थी हम 4 करेंगे, 2 गलती थी हम 10 करेंगे, 3 गलती थी हम 15 करेंगे। किसने कहा आपसे करने के लिए? शासन में बैठे हो, प्रशासन आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि देश के लिए बेहतर कर सके। नौकरी नहीं, महंगाई से कोई निजात नहीं। जो हमारे देश के युवा है जिनको विज्ञान में, मैथ में, चीजों में आगे बढ़ना है, आप उनको किसी की छत में खड़ा होके छत तोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप कावड़ियों पे फूल बरसाएंगे, उन बच्चों के हाथ में सब कुछ दे देंगे लेकिन कलम और कागज नहीं दे पा रहे हैं। तो शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आपके देश के युवाओं की शक्ति उन अनर्गल चीजों में खर्च हो रही है जहां से देश की तरक्की नहीं होगी। देश वही खुदाई करेगा और उसका क्या प्राप्य है पता ही नहीं है। मैं पूछ तो रही हूँ कि अगर खुदाई कर भी लेंगे, जांच कर भी लेंगे तो उसके बाद क्या? जब उसके बाद कुछ है ही नहीं तो ये क्यों किया जा रहा है? इतनी जल्दी चीजें क्यों की जा रही है? जवाब दीजिए। दंगा कराने के लिए सुधा जी, दंगा कराने के लिए। वो तो तथ्यों में निकल के आएगा ना। ज्ञान वापी मंदिर में भी निकल के आ रहा है, वो तो तथ्यों में निकल आएगा। किन आक्रांताओं देश के विकास के लिए कोई काम है नहीं, लोग के पास बैठे हुए यहाँ पे निकल के आएगा, निकल के आएगा। अरे कम से कम तथ्यों को पढ़ लो, गूगल का जाके पढ़ो। इस देश में जब आक्रांता आए थे तो आप लोग कुछ कर नहीं पाए थे, आपके पूर्वज बैठे हुए यहाँ पे, तब भी कुछ नहीं कर पाए, आज बात करने बैठे हो। सुधा जी समय की कमी है। दीपक जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, फिर आखिरी कमेंट सुरेंद्र जी से लेना चाहूंगी। दीदी ने गलती की बात करी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो गलती करेगा, जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। आपकी गलती की सजा कौन लेगा? आपकी गलती को जो आप गलती कर रहे हैं। आप इतने उत्साहित हो, आप बड़े अच्छी प्रवक्ता हो। उत्साहित नहीं हूं मैं, आप लोग की झूठ से विवशता दिखती है, कैसे आप लोगों ने समाज को लगे खड़ा कर दिया है। उसके बाद भी चेहरे पे हंसी रहती है, पता नहीं किस बात की, किस बात की हंसी है भगवान जाने। इमरजेंसी के नाम पर लोगों की हत्याएं करवा दी। चलिए ठीक है, भगवान माला जपते रहो, आगे मत बढ़ना। पूरा पाषाणकालीन लोगों वही रहो, गरीबी के नाम पर पूरा पाषाणकालीन हो आप लोग, वही रहो। पत्थर काटो, पत्थर तोड़ो। ठीक है सुरेंद्र जी, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सब एक दूसरे पे आरोप लगाने की कोशिश करेगी
और ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा रहेगा, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, बड़ी दिक्कत ये है कि जिस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि दंगे कैसे रुके, ऐसा कोई सिस्टम बने कि भविष्य में दंगे ना हो, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ वो आरोप प्रत्यारोप की कव्वाली शुरू हो जाती है कि तुमने 4 मारे तो हम 6 मार देंगे, वो कहा अच्छा तुमने भी 4 मारे तो हम भी 6 मार देंगे। ये जो एक गलत ढंग की राजनीति शुरू हो गई है। और अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि ठीक, इंदिरा गांधी ने माफी मांग ली थी, अच्छी बात है। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि हम भाई माफी नहीं मांगेंगे, माफी तब मांगेंगे जब सत्ता से हटेंगे। अभी सत्ता में रहते तो इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी में मांगी तो मांगी, जब इमरजेंसी खत्म हो गई, हार गई, तब उनको ये एहसास हुआ कि ये गलत हो गया। मुझे लगता है कि जब तक हम इस तरह की चीजों से राजनीति को अलग कर एक अच्छे इंसान के रूप में बात नहीं करें, तब तक ये मुद्दे नहीं सुलझेंगे। रही बात आयोग, तो मैं ऐसा कोई आयोग मैंने दंगे पर नहीं देखा आज तक जिसकी रिपोर्ट आई लागू हो गई। आयोग की बनता ही इसलिए कि 2 महीने 4 महीने मामला टल जाता है, तब तक दूसरा दंगा हो जाएगा या कोई और मामला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि चाहे भाजपा के प्रतिनिधि हो, चाहे सपा के या कांग्रेस के, सबकी एक जिम्मेदारी है कि पॉलिटिक्स करने के बजाय देश हित की ओर ध्यान दें। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें संभल मामले की, तो संभल हिंसा से अब संग्राम छिड़ गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस हिंसा में एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या किसी दंगे या हिंसा को राजनीतिक रंग देना सही? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।